हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद अंकित में। और मैं अंकित कुमार आप सभी के लिए पेपर वन की क्लासेस भी लेके आ रहा हूँ। हमारे जो सब्जेक्ट है पेपर टू ज्योग्राफी, वो तो हमारी क्लासेस चलते ही रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ मैं आपके लिए पेपर वन की क्लासेस भी लेके आ रहा हूँ, जिसमें आज हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट नंबर टू पेपर वन की जो यूनिट नंबर टू है, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड को, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब रिसर्च एप्टीट्यूड को शुरू करने का मेरा सबसे पहला रीजन ये है कि रिसर्च एप्टीट्यूड देखिए, एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, आईसीटी और हायर एजुकेशन, ये सारी जो यूनिट है, ये आप बुक में पढ़ के, वीडियो देख के, इधर उधर थोड़ा बहुत, आपको सारी वीडियोस तो नहीं मिलेंगी किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आप फिर भी इन्हें कवर कर लेते हैं। इन्हें हमने पहले भी सुना है, जाना है। लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। वो क्यों? लेकिन डिफिकल्ट टास्क है, मैं उसे इजी आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लें थोड़ा सा क्यों। क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड में थोड़ा सा ऐसा है ना, वो टेक्निकल यूनिट है ये। इसमें हमें टेक्निकल होना पड़ता है थोड़ा सब्जेक्ट में। इसमें हमें गहरी, इसकी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके आप इसको टैकल कर पाएंगे। ठीक है। और क्यों इंपॉर्टेंट है रिसर्च एप्टीट्यूड को पहले पढ़ना? क्योंकि देखिए, पेपर वन में 50 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है। 50 क्वेश्चन में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ये रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन। इसका मतलब हो गया 12 से 14 मार्क्स का जो वेटेज है, वो रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड रखते हैं। अब टीचिंग एप्टीट्यूड को थोड़ा सा पढ़ना इजी हो जाता है, वहीं रिसर्च एप्टीट्यूड में थोड़ा न्यूमेरिकल्स होते हैं, डेटा होता है, फैक्ट होते हैं। ठीक है, कई सारे रिसर्च के टाइप्स हैं, क्या क्या चीजें, वो मैं अभी सिलेबस में आपके लिए डिस्कस करूंगा। और आज एक हम ब्रीफली रिसर्च एप्टीट्यूड को समझेंगे भी, रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास भी लेंगे। ठीक है। तो एक तो हमने ये समझा, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से 12 से 14 क्वेश्चन हमारे लिए हमेशा, हर बार के शिफ्ट में, हर बार के अटेम्प्ट में पूछे गए हैं, देखे गए। और इनको अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, अगर सीक्वेंस वाइज, क्योंकि देखिए हर चीज का पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है। अगर हम इसे सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो एक बार अगर हमने कर लिया, तो ये हमें बहुत अच्छा मार्क्स, बहुत अच्छा आउटपुट देख के जाएगी। तो इसे पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इसे क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है? देखिए, हम सभी एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। हायर एजुकेशन में जाने के लिए आपको नेट का एग्जाम पास करना है। नेट के एग्जाम पास करने के बाद आपका क्या गोल है? आपका गोल है पीएचडी में एनरोल कराना और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना। ठीक है। तो पीएचडी में जब आपको एनरोल कराना है, इसका मतलब है आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, पीएचडी में आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो रिसर्च फिर भी आपको रिसर्च की बुक अलग से पढ़नी पड़ेगी। यहाँ जो यूनिट दी हुई है, एक यूनिट में जितना सिलेबस दिया हुआ है, वो बहुत छोटा है। अब जब आप जाएंगे पीएचडी में जब आप रिसर्च पढ़ेंगे, तो आपको उस यूनिट की पूरी एक बुक पढ़नी पड़ेगी, उस यूनिट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब रिसर्च को इतना अच्छे से पढ़ना ही है, क्यों ना इसको आज ही पढ़ लिया जाए, ताकि हमारा कल जो है बर्डन कम हो जाए, है ना। तो ये एक इसका इम्पोर्टेंट जो है, हमारे पढ़ने का कारण ये हो गया, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आईसीटी तो वहाँ बाद में हमें काम नहीं आने वाली है। और जो हायर एजुकेशन है, वो हमें काम आएगा, थोड़ा बहुत हमें फैक्ट, डेटा वगैरह पता होने चाहिए। दूसरी चीज, जो कॉम्प्रिहेंशन है, वो हमसे कोई नहीं पूछने वाला आगे। लेकिन जो रिसर्च है, वो हमारे लिए लगातार, हमारे पूरे जो हमारा काम होगा, पीएचडी का कोर्स वर्क होगा, उसके आगे जो हमारी पीएचडी चलेगी, उसमें हमें पूरा ये हेल्प करने वाली है। इसलिए हमें रिसर्च को पढ़ना अच्छे से बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, अगर आप चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप चाहते हैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, इसीलिए आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, जेआरएफ पाना चाहते हैं और पीएचडी करना चाहते हैं। अगर आपको डॉक्टरेट की उपाधि चाहिए, तो आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, रिसर्च फिर भी उसमें पढ़नी पड़ेगी। रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च क्या होती है, रिसर्च कैसे करते हैं, रिसर्च डिजाइन क्या है, कॉन्फ्रेंस क्या है, आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी पड़ेगी, उसके मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके हिसाब से हमारा क्या है, जो एपीआई स्कोर है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो हमारा बनता है, वो एपीआई बनता है। उसके लिए हमें, अगर हमने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, उसका भी हमें मार्क्स मिलते हैं। हमने कोई सेमिनार अटेंड किया है, तो इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये हम सब कहाँ पढ़ पाएंगे? रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर पढ़ेंगे। और ये यूनिट मैंने जैसा कि बताया था, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, लेकिन मैं इसको आपके लिए इजी बनाऊंगा। वो कैसे? क्योंकि देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड जो है, वो पेपर वन में मेरा एक सबसे फेवरेट यूनिट है। इन फेवरेट यूनिट्स में से मैं जो मेरा रिसर्च एप्टीट्यूड है, वो सबसे मेरा फेवरेट है। इसको मैं इसलिए आज आपके लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आप मुझे बताएंगे कि आपको ये पेपर वन की क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अगर आएगा, तो मैं वैसे ही फिर आगे की जो यूनिट्स हैं,
टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और कॉम्प्रिहेंशन, आईसीटी, सारी यूनिट मैं आपके लिए वन बाय वन लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ने के लिए हमारा जो फिनोमिना होना चाहिए वो बिल्कुल साइंटिफिक हमारा टेम्परामेंट होना चाहिए। साइंटिफिक तरीके से हमें इसे पढ़ना चाहिए और साइंटिफिक चीजें ही रिसर्च एप्टीट्यूड में पूछी जाती है, कोई फिलोसफिकल चीजें इसमें ऐसे नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम में उतरने से पहले, एग्जाम में कूदने से पहले हमें सिलेबस का पता होना चाहिए कि हमारा जो हमारा एग्जाम ले रही है एनटीए, वो किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछ सकती है, क्या क्या चीजें उन्होंने सिलेबस में मेंशन की हैं और क्या क्या वो चीजें हमसे पूछते हैं, और उन सिलेबस में भी कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने आपके लिए एनटीए यूजीसी की वेबसाइट से ये सिलेबस यहाँ पे लगाया है और इसको पॉइंट्स में लिखा हुआ है, क्योंकि पॉइंट्स में चीजें हमें क्या है अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो यूनिट नंबर 2 है, ये यूनिट नंबर 2 का सिलेबस है। चाहे हम पेपर 2 पढ़ रहे हैं, चाहे पेपर 1 पढ़ रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस हमारे पास हमेशा होना चाहिए। और सिलेबस की हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि क्या सिलेबस में मेंशन है और क्या सिलेबस में मेंशन नहीं है। जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो। और जो सिलेबस में लिखा है, चाहे वो कितना भी बोरिंग है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस में दिया हुआ है रिसर्च। रिसर्च का मीनिंग हमें पढ़ना है कि रिसर्च के मीनिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। अभी जून में भी पूछे गए थे, दिसंबर में भी पूछे गए हैं, 2019 में लगातार पूछते हैं। ठीक है, रिसर्च का मीनिंग क्या है ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कितने टाइप्स होते हैं, जिन्हें हम मेथड ऑफ रिसर्च या मेथोडोलॉजीज भी हम कहते हैं, वो टाइप्स ऑफ रिसर्च भी हम यहाँ पे उन्हें कह सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, कितने टाइप्स की होती है, पॉजिटिविज्म रिसर्च, पोस्टिविज्म, और इसके अलावा जो इंडक्टिव रिसर्च, डिडक्टिव रिसर्च, इस तरीके से कई सारे टाइप्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं स्टूडेंट्स को। इन सभी को मैं आपके लिए बिल्कुल आसानी से, आसान भाषा में, बिल्कुल भी किताबी भाषा का इस्तेमाल ना करते हुए अच्छे से समझाने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिसर्च की। ठीक है, आपने सुना होगा ना, रिलायबिलिटी होनी चाहिए और उसमें जो है वो प्रूव करने योग्य होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं। रिसर्च की अप्रोच क्या है, किन किन अप्रोचेस के थ्रू हम रिसर्च कर सकते हैं, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, हाल ही में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं। और इसके बाद मेथड ऑफ रिसर्च। ठीक है, कौन कौन से मेथड होते हैं। यहाँ पर मेथड में आप देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इन मेथड के अलावा कोई मेथड नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल सवाल इन्हीं से पूछे जाते हैं, सवाल बाकी और मेथड से भी पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी नाम लिया था, एक्शन रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च होती है, कई सारी तरीके की रिसर्च होती है, सभी को आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिलेबस देख रहे हैं। स्टेप इन रिसर्च, स्टेप ऑफ रिसर्च। देखिए, हम साइंटिफिक, हमने टेम्परामेंट की बात करी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या काम होता है, और उसी के आधार पर हमने सबसे पहले सिलेबस देखा। तो यही चीज हमें रिसर्च करते हुए, जब हम पीएचडी में रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां भी हमें ये चीज अपनानी होती है कि रिसर्च का स्टेप क्या क्या होते हैं, कि सबसे पहले क्या काम होता है। कोई अपनी हाइपोथेसिस पहले बना लेंगे, या फिर रिसर्च प्रॉब्लम हम पहले लेके आएंगे। हमारे पास पहले एक क्वेश्चन होना चाहिए, एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, तब जाके हम उसको हाइपोथेसिस बनाएंगे, यानी कि परिकल्पना बनाएंगे, तब जाके उस पे क्या है, सैंपल इकट्ठा करेंगे। सैंपल इकट्ठा करने के बाद फिर उस पे क्या है, काम होगा, और फिर फाइनल कंक्लूजन निकलेगा। तो ये होते हैं स्टेप, वन बाय वन किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से सीढ़ियां चढ़नी है। तो यही चीज हमें यहाँ पे रिसर्च में पढ़नी होती है, क्या स्टेप होते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। आपको थीसिस लिखनी होगी, थीसिस लिखना है, आर्टिकल राइटिंग है, तो इसका क्या फॉर्मेट होता है और क्या क्या इसके स्टाइल हैं, रेफरेंसिंग क्या है, रेफरेंसिंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो कंटेम्प्रेरी टाइम में रिसर्च में आईसीटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है वो हमें रिसर्च में बहुत ही ज्यादा एक हेल्प प्रोवाइड कराती है, तो इसको हमें देखना है। रिसर्च की क्या एथिक्स है, क्या रिसर्च, जैसे हमने मान लीजिए किसी की बुक है, उस बुक का सारा कंटेंट उठा के अपने बुक में डाल दिया, तो ये अनएथिकल काम होगा। तो क्या क्या एथिक्स हैं जो हमें रिसर्च करते हुए अपनाने चाहिए, क्योंकि अगर हमें एथिक्स का पता नहीं होगा तो हम कुछ भी चीजें अपने कंटेंट में, कुछ भी चीजें अपने जो आर्टिकल है, थीसिस है, उसमें ऐसे ही इंक्लूड कर देंगे। तो ये तो प्लेजरिज्म हुआ। प्लेजरिज्म क्या है, किसी दूसरे का कंटेंट चोरी करके अपने
उसकी बिना परमिशन के अपने क्या है थीसिस में, अपने रिसर्च में इंक्लूड करना, वो प्लेजरिज्म कहलाता है। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। तो ये तो रहा सिलेबस। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन कंटेंट पे, क्योंकि हम आज स्टार्ट करेंगे मीनिंग क्या है रिसर्च का, रिसर्च के मीनिंग क्या होते हैं और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत है मीनिंग ऑफ रिसर्च, ठीक है। मीनिंग ऑफ रिसर्च में क्या आएगा, यहाँ पे आप देखेंगे जैसा कि, तो रिसर्च का दो शब्दों से ये मिलके बना है, री और सर्च। रिसर्च इसका मतलब होता है रिसर्च, मतलब दोबारा से सर्च करना, कोई एक ऐसी चीज जिसपे पहले सर्च हो चुकी है, जो कि खोजी गई है, लेकिन उसको दोबारा खोजना, उसके बारे में दोबारा हम क्यों खोजना चाहेंगे, क्योंकि हमें उसके बारे में और जानकारी चाहिए होगी, कि उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसके बारे में उसको क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेंगे, क्वेश्चन के बाद एक अपनी हाइपोथेसिस बनाएंगे। जैसे मान लीजिए पहले कोई एक दवाई थी, ठीक है, कोई एक दवाई थी, फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जिसने एक दवाई बनाई, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, वो दवाई उतनी ज्यादा कारगर नहीं हो रही है। तो ऐसी क्या बात है जो दवाई आज एक पर्टिकुलर बीमारी पे उतनी ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं है। तो इस पे अगर हमें दोबारा से इस पे क्वेश्चन करना है, दोबारा से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमें दोबारा से एक क्या है रिसर्च करनी होगी, ठीक है, दोबारा से सर्च करना होगा अपने आंसर को। तो यही क्या है रिसर्च है, दोबारा से किसी क्वेश्चन के बारे में फाइंड आउट करना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है, ठीक है। तो रिसर्च का मतलब यह है। अब रिसर्च क्या होती है, क्या होती है रिसर्च, इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। रिसर्च क्या है, एक इंक्वायरी करना है, हमारे अंदर जो इंक्वायरी करने का एटीट्यूड होता है वही क्या है रिसर्च है, किसी चीज के बारे में जानना। अब हम इंक्वायरी क्यों करेंगे, इंक्वायरी अगर हम जब करेंगे तभी जाके हमें किसी फैक्ट के बारे में, किसी साइंटिफिक फैक्ट के बारे में हमें नॉलेज मिलेगी। फैक्ट क्या है, फैक्ट वही है जिसे साइंटिफिक मानकों पर, वैज्ञानिक मानदंडों पर क्या है प्रूव किया जा सके। तो इंक्वायरी करने का जो हमारा टेम्परामेंट है किसी चीज के बारे में, कि ऐसा हो रहा है, पर्टिकुलर फिनोमिना हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, उसका क्या रीजन है, और उसका एक वेरिएबल पे दूसरे वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है। वेरिएबल क्या है इसको भी हम देखेंगे। आपको शॉर्ट में बता दूं, हर वो चीज जिसमें परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, जो हमेशा चेंजेबल है। तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल में क्या परिवर्तन है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरीके की जितनी इंक्वायरी है, वो सारी, जो हमारा ये एटीट्यूड है इंक्वायरी का, ये क्या है रिसर्च है। अब दूसरे, अगर हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखें तो, एज अटेम्प्ट टू एलिसिट द फैक्ट्स, क्या है फैक्ट को सामने लेके आना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मिथ होती हैं हमारे समाज में, उन मिथ्स को दूर करने का, और फैक्ट जो साइंटिफिक है, जो प्रूव किया जा सकता है, जो ट्रुथ है, उसको एस्टेब्लिश करने का जो काम करती है वो क्या है, रिसर्च करती है। तो यही चीज क्या है, रिसर्च है। जैसे मान लीजिए हमारे बीच में एक जैसा हमने एक मिथ बना लिया अपने दिमाग में, कि जो ऑनलाइन स्टडी है वो क्या है बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होती है, उससे हमारा दिमाग जो है उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। तो ये क्या है, मिथ है। इसका साइंटिफिक प्रूवमेंट क्या होगा, कि इसका कुछ कॉज होगा, कुछ इफेक्ट होगा, इसके कुछ बेनिफिट होंगे, कुछ इसके कुछ ऐसे के नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। तो ये क्या है, साइंटिफिक बात है, कि हमने सारे पहलुओं को अच्छे से देखा, और सारे पहलुओं को अच्छे से देखने के बाद जो हमारे पास जो कंक्लूजन निकला, जो हमारे पास बात आई, वो क्या है, फैक्ट है, क्योंकि हम उसे प्रूव कर सकते हैं। हर वो चीज जो प्रूव की जा सकती है वही क्या है, फैक्ट है, और वही साइंटिफिक है, ठीक है। तो एक अटेम्प्ट है जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम फैक्ट को निकाल सकते हैं और मिथ को अपने दूर कर सकते हैं। तो ये इसे क्या कहेंगे, रिसर्च कहेंगे, ठीक है। अब रिसर्च करते हुए हमें कुछ, अभी जैसा कि मैंने बताया कि हमें साइंटिफिक और सिस्टमैटिक एक अप्रोच अपनानी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइंटिफिक, दो शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, एक है सिस्टमैटिक, हम पेन का इस्तेमाल करते हैं, एक है यहाँ पे दिया हुआ है सिस्टमैटिक अप्रोच। यहाँ पे सिस्टमैटिक होनी चाहिए, और क्या है, साइंटिफिक होना चाहिए। अगर वो साइंटिफिक नहीं होगा तो हम इसे क्या है, प्रूफ नहीं कर पाएंगे। और कोई चीज अगर प्रूवेबल नहीं है, उसे अगर हम प्रूफ नहीं कर सकते तो वो साइंटिफिक नहीं कहलाएगी, और वो रिसर्च में हमारे किसी काम की नहीं है। सिस्टमैटिक होनी चाहिए, यानी कि उसका एक सिस्टम होना चाहिए, कि पहला स्टेप क्या होगा, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। इस तरीके से अगर हम करें तो ये सिस्टमैटिक अप्रोच कहलाती है। और यही क्या है, रिसर्च की सबसे बड़ी खास बात है, कि यहाँ पे सिस्टमैटिक काम होता है और साइंटिफिक काम होता है। और ये एक क्या है, एक एक स्टेट है, माइंड का क्या है, एक एक स्टेट है जिसमें हम क्या करते हैं, रिसर्च को अपने अपने सारे जो क्वेश्चन है उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। और
एक ऐसी चीज जो हमें पता है और एक ऐसी चीज जो नहीं पता है, तो उस नोन से अननोन का हम एक सफर तय करते हैं, जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास पहले से हमारे पास फैक्ट है उनको, अगर आज कोई उन पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनके बारे में हमें जानने की, जब हम हमारी जो लालसा है, हमारी जानने की दोबारा से जो इच्छा है, वही क्या है, रिसर्च है। ये है रिसर्च का मीनिंग और क्या है रिसर्च, ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, इसके बाद रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य, क्यों हम रिसर्च करना चाहेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, टारगेट है हमारा। हमारा क्या टारगेट होता है रिसर्च को करते हुए, रिसर्च के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसको आज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, हम रिसर्च क्यों करते हैं, रिसर्च करने का क्या रीजन होता है। हम जैसा कि हम आज हम पढ़ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। ठीक है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य है, तो ये सभी चीजें क्या है हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए वाई हम रिसर्च, ऑब्जेक्टिव इसका क्यों क्यों हम रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करने का हमारा बिल्कुल क्लियर कट एक तरीका है और बिल्कुल क्लियर कट एक हमारा माइंडसेट है कि हमें रिसर्च करनी है। क्यों, क्योंकि हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई है। जब एक क्वेश्चन होगा, किसी एक प्रॉब्लम होगा, जब हमारे आज के समय पे हमारे पास जो डाटा है, वो डाटा आज की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, आज की जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं कर पा रहे होंगे, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो रिसर्च क्या करती है, रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, नए नए आइडियाज को जनरेट कर सकती है। साथ ही साथ ये जो है नए जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करेगी और जो मिथ्स बने हुए हैं समाज में उनको क्या करेगी, दूर करेगी। तो इसलिए हमें रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एकेडमिक्स में जब हमें रिसर्च करना है तो उसे रिसर्च में तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और रीजन क्या है इसका, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जो फैक्ट्स है उनको एस्टेब्लिश करना, और दूसरी बात जो यहाँ पे आप देखेंगे जो मिथ्स बने हुए हैं समाज में उनको क्या करना, दूर करना। ठीक है, तो ये क्या है, रिसर्च के रीजन है। हम जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं, अभी स्टडी करने का हमारा क्या उद्देश्य है, क्या रीजन है। अगर हम किसी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है फिर तो ये मीनिंगलेस बात है। हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होगा जिसकी वजह से हम रिसर्च कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम एनटीए नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, हर एक चीज का एक रीजन होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, रिसर्च का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा जिसे हमें अभी देखना है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, कि हम रिसर्च क्यों करते हैं, क्यों हम पढ़ते हैं रिसर्च। ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हमें इससे क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो ये चीजें हम अभी देखेंगे। तो चलिए बेनिफिट्स को हम देखते हैं। तो पहले मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे बता दूं, ये सारे पॉइंट मैं ऐसे ही अभी आपको पढ़ देता हूँ, फिर एक एक करके हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं रिसर्च के, उनमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसा कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर टू क्वेश्चन, आंसर करना किसी क्वेश्चन को थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। एक क्वेश्चन को आंसर करना किसके, उसके लिए क्या करना, साइंटिफिक प्रोसीजर को अपनाना एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए। ठीक है, द मेन एम ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, इसका रिसर्च के ऑब्जेक्टिव का क्या मेन एम है, फाइंड आउट द ट्रुथ, जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है उसको सामने लेके आना, उसको एस्टेब्लिश करना, विच इज हिडन एंड विच इज नॉट बीन डिस्कवर्ड एज येट, उस सच को सामने लेके आना जो कि अभी तक क्या है, अभी तक सामने नहीं आया है, अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है। फेमिलियरिटी, फेमिलियरिटी गेन करना ऐसी चीजों से जो हमारे फेमिलियर नहीं है, हम जिन चीजों से, उनसे क्या है, फेमिलियरिटी गेन करना। और फेमिलियरिटी गेन करने के बाद किसी फिनोमिना के किसी फिनोमिना के बारे में, किसी तथ्य के बारे में, उसके इंसाइट्स को जानना कि उसके अंदर की क्या क्या बातें हैं, उन सभी को जानना, जो कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाती है। ठीक है, किसी जो हमारी हाइपोथेसिस हमने बनाई है, टू टेस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे, वेरिएबल क्या है इनको आगे हम डिटेल में, जैसे एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है, इन सभी को आगे डिटेल में देखेंगे। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स का, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ता है, इनको क्या है, इनको टेस्ट करना, अपनी जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है। ठीक है, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, यानी परिकल्पना को टेस्ट करना। और इसके बाद जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कई बार ऐसा होता है हमें किसी चीज को डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना कि ये पर्टिकुलर फिनोमिना क्यों हो रहा है। जैसे मेरा अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो मैं इसमें आपको बताऊं कि अगर कोई माउंटेन बिल्ड हो रहा है, माउंटेन का ओरिजिन हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, उसको डिस्क्राइब करना है, इसके क्या क्या रीजन है, क्या क्या इसके कारण है, इन सभी को डिस्क्राइब करना, ये रिसर्च के ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे। ठीक है, और इसके अलावा अगर किसी रिसर्च करते हुए कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। ठीक है, जो डायग्नोस्टिक्स रिसर्च कहलाता है, ये सारे हमारे रिसर्च के क्या है, ऑब्जेक्टिव होते
इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके एक एक पॉइंट को उठाते चलेंगे और एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने ये है, आंसर टू द क्वेश्चन थ्रू ए एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। एक हमने क्वेश्चन एक बनाया, सपोज दैट हमने एक क्वेश्चन बनाया, अब उसका एप्लीकेशन हमें देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि कुछ एक क्लास है, उस क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट को हम क्या है एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं स्टडी करने के लिए जिसमें सारी जो है हाई क्वालिटी की चीजें रखी हुई हैं, जैसे उसमें स्मार्ट बोर्ड है, उसमें अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, यानी कि जिन पर हाई क्वालिफिकेशन वाले टीचर्स हैं, और एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा स्टडी पर। इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमें देना है तो हम क्या करेंगे, उस साइंटिफिक प्रोसीजर को अपनाएंगे। अब साइंटिफिक प्रोसीजर क्या होता है, किसी क्वेश्चन को साइंटिफिक प्रोसीजर के थ्रू कैसे करके अपनाया जाता है। देखिए सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन क्या, कि किस तरीके से जो इन्वायरमेंट है, स्टडी करने का जो इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से हमारी पढ़ाई में क्या करेगा, इफेक्ट लाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आया सबसे पहले, साइंटिफिक प्रोसीजर की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, जब हमने क्वेश्चन जनरेट कर लिया अपना कि हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा तेज होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा उनका माइंडसेट अच्छा होते जा रहा है, उनका आईक्यू लेवल बढ़ता जा रहा है। दूसरा, दूसरी तरफ एक ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू लेवल अभी भी ज्यों का त्यों है, उनका आईक्यू लेवल नहीं बढ़ पा रहा है। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया। फिर हमने अपनी एक हाइपोथेसिस बनाई। हमने अपनी क्या हाइपोथेसिस बनाई, अपनी परिकल्पना। हमने ये हाइपोथेसिस बनाई कि देखिए जो स्मार्ट टीवी, स्मार्ट व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड से स्टडी करते हैं, प्रोजेक्शन से स्टडी करते हैं, तो वो विजुअल चीजों को अच्छे से देख पाते हैं। जो चीजें वो पढ़ रहे हैं, जो फैक्ट्स वगैरह वो देख रहे हैं, उनको विजुअलाइज कर पाते हैं, क्योंकि सामने उनके सामने स्क्रीन लगी हुई है, जैसा आप अभी सामने देख पा रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक चार्ट आपके सामने रखा हुआ है, फ्लो चार्ट, ठीक है, तो आप इसको देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है पूरा प्रोसीजर चलता है। तो हाइपोथेसिस उन्होंने बनाई कि ये हाइपोथेसिस है कि ये जो स्मार्ट क्लास है, ये इसमें अच्छे से विजुअलाइज हो पाता है चीजों को, ठीक है। तो इस कारण से क्या है, जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छा उनका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाता है। फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ऐसा क्या सच में होता है, एनालाइज करेंगे, और फाइनली हमारे पास जो कंक्लूजन निकलेगा, ये सारे जो है इनको आगे डिस्कस किया जाएगा। अभी तो यह है कि आप, ये पहली क्लास है, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ क्लास का, ठीक है। तो जब हम इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर उसके लास्ट में जो फाइनल हमारे पास आंसर निकलेगा, तो वो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो हमने कैसे किया, एक साइंटिफिक प्रोसीजर को अपनाते हुए अपने क्वेश्चन का आंसर दिया। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च को करने का, कि किसी क्वेश्चन का, किसी प्रॉब्लम का हम साइंटिफिक प्रोसीजर अपनाते हुए, साइंटिफिक स्टेप्स को अपनाते हुए उसका आंसर दें, ठीक है। सबसे पहला ये हो गया हमारा। दूसरा, तो मेन एम ऑफ द रिसर्च इज टू फाइंड आउट द ट्रुथ, कि क्या ट्रुथ है, क्या सच्चाई है जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं की गई है। जैसा कि आप अभी आजकल हमारे पूरे वर्ल्ड में देखते हैं आप कि कोरोना वायरस का जैसे महामारी सी मची हुई है, तो इसके बारे में ट्रुथ को साइंटिफिक तरीके से जो स्टेप्स होने चाहिए, किस तरीके से रिसर्च होती है, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे क्या है, रिसर्च हो रही है जिससे ट्रुथ का पता लगाया जाएगा। तो हमारा ट्रुथ को पता लगाना का ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है रिसर्च करने के दौरान, एक ऐसा ट्रुथ जो कि साइंटिफिक तो हो ही हो, साथ ही साथ वो क्या हो, जो अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है, कुछ ऐसा डिस्कवर करना उस फील्ड में। जैसे कोरोना वायरस के फील्ड में अभी तक डिस्कवर नहीं किया जा सका है कि उसका क्या वैक्सीन हो सकती है, तो इसको डिस्कवर करना भी क्या है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अगली बात, गेन फेमिलियरिटी, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे से हम क्या है, उनसे फेमिलियर नहीं होते हैं, हमें उनके बारे में पता नहीं होता है। देखेंगे आप, अगर अगर काफी समय पहले के अगर टीचर्स देखेंगे, तो वो आज की जो ऑनलाइन लर्निंग है, ऑनलाइन चीजें हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, इनसे काफी ज्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फिनोमिनास होते हैं हमारे नेचर में जो जिनसे हम क्या फेमिलियर नहीं होते, कुछ हमारे ह्यूमन बिहेवियर होता है जिनसे हम फेमिलियर नहीं होते। तो कुछ ऐसे ये जो न्यू इंसाइट्स हैं, न्यू न्यू चीजें हैं, नई तरीके हैं, तो इनके बारे में एक्सप्लोर करना, इनसे फेमिलियर होना, इनके बारे में समाज को बताना, इनके बारे में और ज्यादा स्टडी करना, क्या है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। यह रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है, किसी चीज के बारे में फेमिलियर होना, नई चीजें उनके बारे में एक्सप्लोर करना, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाती है, ठीक है। एक रिसर्च को क्या, अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। अब जैसा कि आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो एक आदमी है,
ये एक बॉक्स को धक्का दे रहा है, ये गेम होता है ना, एक बॉक्स को धक्का देंगे तो ये उसके आगे के जो बॉक्स है वो अपने आप गिरते जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले के बॉक्स पे हमने जो फोर्स लगाया, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? दूसरे पे, दूसरे का इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? तीसरे पे, तीसरे का चौथा पे। इस तरीके से एक का प्रभाव दूसरे पे जब पड़ता है तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहलाता है। तो यही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम क्या है पता लगाने की कोशिश करते हैं किसमें? रिसर्च के दौरान। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ता है। हमने अगर स्टूडेंट का एक क्लास एक ऐसा है जिसमें हमने बिल्कुल हाई टेक एनवायरनमेंट वहां पे बनाया हुआ है, दूसरी तरफ हमने क्या है बिल्कुल हम ट्रेडिशनल तरीके से स्टडी करते हुए आ रहे हैं, तो इन दोनों बातों का क्या असर पड़ेगा रिजल्ट पर, स्टूडेंट के रिजल्ट पर। ठीक है, तो इनका कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप को पता लगाना कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो यही चीज हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है रिसर्च को करने का। ठीक है, इसके बाद एक ऐसा इसके बाद क्या है, टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के बारे में, उसके बारे में सही सारी जानकारी पता लगाना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर ये आता है। ठीक है, एक सिचुएशन हो गई है, कोई सिचुएशन है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है या फिर कोई एक इंडिविजुअल यहाँ पे ग्रुप है, इनके क्या क्या बिलीफ्स हैं, इनके क्या क्या मान्यताएं हैं, ठीक है, इनके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इन सभी के बारे में डिस्क्राइब करना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आता है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगाना, ये क्या है रिसर्च का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये थे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव और रिसर्च के मीनिंग मैंने आपको क्लियर किए। यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कोई चीज समथिंग इज अकर, ठीक है, कुछ चीज अगर क्या है उसका अकरेंस हुआ है हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे मान लीजिए कोई एक लैंडफॉर्म है, लैंडफॉर्म अगर क्रिएट हुआ है तो वो किसी ना किसी दूसरी चीज से रिलेटेड होगा। जैसे कि मैं अगर ज्योग्राफी का ही एग्जांपल लूं, तो हमारे अर्थ पे सरफेस पे जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, तो उनका किसी ना किसी दूसरी चीज से क्या होता है, रिलेशन होता है। तो ये जो एसोसिएशन है, किससे रिलेशन होता है? अर्थ के सरफेस पे जो माउंटेन आपको दिख रहे हैं, तो वो इंडोजेनेटिक फोर्सेस का परिणाम है। इंडोजेनेटिक फोर्स क्या है? जो पृथ्वी के अंदर सरफेस, पृथ्वी के आंतरिक भाग से फोर्सेस लगाए जाते हैं, जिनको इंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं, तो उनका वो परिणाम है। तो एक चीज का दूसरी चीज से क्या रिलेशन है और किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है उस प्रॉब्लम को, तो ये इस चीज को पता लगाना क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च करने के दौरान। तो ये हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव और रिसर्च के मीनिंग को मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी। आपको कैसा लगा वीडियो आप मुझे बताना, तो हम आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। सारे जो पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड है उसको मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम देखेंगे। अगर आपको ये यूनिट अच्छी लगी होगी, ये लेक्चर्स अच्छा लगा होगा, तो हम क्या करेंगे, बाकी की जो यूनिट्स हैं उनको भी कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल फ्री ये क्लासेस होंगी, आपके कोई भी चार्ज नहीं करना है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारा जो पेपर 2 का ज्योग्राफी का हमारा जो ऑनलाइन बैच चल रहा है, उसके बारे में अगर आप चाहें तो आप हमारा ये ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे हम कंप्लीट पेपर 2 का सिलेबस 10 यूनिट जो होती है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, थॉट, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी एंड टेक्निक, सभी को हम यहाँ पे बिल्कुल एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड होके कवर कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप आकर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं, पेड ग्रुप है ये हमारा और बिल्कुल मिनिमम फीस है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर और सारे टॉपिक्स को यहाँ पे वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको कवर करवाया जाएगा, सारे बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा पूरा बैच चल रहा है। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पिछला मटेरियल भी सारा मिल जाएगा उसमें। ठीक है, पीडीएफ, हमारे जो पीडीएफ नोट्स होते हैं वो आपको नोट्स आपको मिलेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो 10 सालों के क्वेश्चन पेपर है पूछे गए हैं 10 सालों में ज्योग्राफी के, उनको सॉल्व यहाँ पे करवाया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे 7983188839 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझसे जो मेथड है पे करने का उसको आप जान सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल के साथ और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अगर अच्छा लगा आपको वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर जरूर करें, और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि अगर मैं इस तरीके की कोई भी वीडियो डालूं, इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।